सो यस गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या फिर स्ट्रेंथ। मतलब क्या हुआ डेमोक्रेसी का कि रूल बाय द पीपल। इवन अब्राहम लिंकन की अगर डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे तो अब्राहम लिंकन ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पर हम जो समझ पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी का एसेंस पीपल से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर पीपल का कुछ रोल है, ये तो हम समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअली हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रॉम वेयर द फायर एक्चुअली स्टार्टेड। तो फायर स्टार्ट होती है फ्रॉम दैट एंशिएंट ग्रीस, जहां पर एक इंसान है एरिस्टोटल। इनके द्वारा गवर्नमेंट के कई प्रकार दिए हैं, जिसमें ये बताते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, मतलब मान लो तीन तरह का सिस्टम ये बता रहा है, जिसमें एक सिस्टम बता रहा है ऐसा जहां पर पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है इन द हैंड ऑफ वन। समझना, यहाँ पर बात हो रही है पावर कंसंट्रेशन इन द हैंड ऑफ वन। इसे बोल रहे हैं मोनोआर्की, मतलब रूल बाय वन, मोनार्की। दूसरा टाइप का सिस्टम क्या हो सकता है कि पावर जो है वो कंसंट्रेटेड हो इन द हैंड ऑफ किंग एंड हिज ट्रस्टेड काउंसिल। मतलब यहाँ क्या है कि रूल बाय कुछ फ्यू लोग के साथ हो रहा है रूल। मतलब ओलिगो आर्की, दैट इज ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू। एक सिस्टम क्या हो सकता है जो कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करेगा, जो कि एरिस्टोटल कहते हैं कि पावर जो है वो कंसंट्रेटेड ना हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी। यहाँ पर आया डेमोक्रेसिया, दैट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर हम बात क्या कह रहे हैं कि पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड नहीं रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पब्लिक रीजनिंग होना चाहिए, दैट इज डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तब जाकर के हम किसी डिसीजन पर आए। बात यहाँ ऐसी हो रही है। यहाँ पर कोई भी डिसीजन हो, कोई भी पॉलिसी बने तो वो कंसेंसस से बने, मतलब सहमति से बने। डेमोक्रेसी ये दर्शाता है। किन तीन बातों को हमने कही डेमोक्रेसी में? पहला होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। दूसरा क्या होना चाहिए, पब्लिक रीजनिंग, मतलब डिबेट, डिस्कशन, डिलिब्रेशन एंड डिसीजन। और तीसरा क्या है, कंसेंसस, सहमति। ये तीनों फैक्टर्स हैं, तब डेमोक्रेसी हम बोलेंगे कि वहां पर है। अब जो एरिस्टोटल का डेफिनेशन था एक्चुअली वो, अब क्या है क्योंकि हमारे बहुत सारे देश है जो, देखो, हम कह सकते हैं कि पहले से मोनार्की थे, बाद में डेमोक्रेटिक हो गए। तो इसका एक और रीजन क्या है कि मतलब जो लोग हैं यहाँ पर ग्रीस में खास करके देखो तो डेमोक्रेसी की बात क्यों की जाने लगी, या फिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्या पड़ी। तो डेमोक्रेसी की जरूरत कुछ इस तरीके से आई कि देखो, वहां पर एक्चुअली होने क्या लगा था, क्योंकि मोनार्की स्टेब्लिश थी। प्रॉब्लम ये होने लगा कि पावर का मिसयूज बहुत बढ़ गया। जो बड़े लोग थे, जो फार्मर्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे और जो फार्मर्स थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। जो वहाँ के लॉ मेकर्स थे, जैसे एक का नाम था ड्रैको, तो वो जो लॉज बनाते थे वो एक्चुअली क्या थे, बड़े ही आर्बिट्ररी एम्बिगस टाइप के लॉज थे, मतलब इलीगल थे, अननेसेसरी हार्श लॉज थे। तो वो जो है उन्हें ड्रैकोनियन लॉस कहा जाने लगा। तो ये सारी चीजें हम देख पा रहे थे कि पावर का मिसयूज हो रहा है, लॉज ऐसे बना रहे हैं जो पीपल को फेवर में नहीं बनाए जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी तमाम मुसीबतें आने लगी थी। तो वहां पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। और एक रीजन क्या है कि देखो, मोनार्की में क्या होता था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल होता था, जो भी वहां का मोनार्क होता था। और पावर का मिसयूज तो हो ही रहा था, लेकिन डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ कि पावर का मिसयूज तो घटा ही, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस आने लगे। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स है, जैसे वो क्या करेंगे, जस्टिस को स्टैब्लिश करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे, कोई गलत चीज बनेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शंस को देखेंगे। पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी, वो संभालेगी। एग्जीक्यूटिव पार्ट है, सब कोई अपना अपना रोल अदा करते हैं। यहाँ पर इससे हो क्या रहा है कि किसी एक इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मोनार्क के अगेंस्ट हुआ था, वहां पर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल था, तो रेबेलियन एक इंसान के खिलाफ हो पा रही थी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम किसी एक इंसान को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। तो अगर हमें
स्टेबिलिटी चाहिए तो डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रिबेलियन के चांसेस बहुत लो होते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आई, हमारे जो एशियन कंट्रीज है वहां भी डेमोक्रेसी आई, लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक वेस्टर्न ऑब्सेशन है, इट इज नॉट compatible विथ एशियन वैल्यूज या इंडियन वैल्यूज। तो क्या ये बात कहना सही है? यही लिखा हुआ है कि इज डेमोक्रेसी नॉट compatible विथ इंडियन वैल्यूज। तो इसमें अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया का ट्रेडिशन शुरू से ही डेमोक्रेटिक रहा है। अगर हम इसको समझे तो हम इसे कैसे बता सकते हैं? देखो, हम कह रहे हैं कि इंडिया का ट्रेडिशन शुरू से डेमोक्रेटिक रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारा महाभारत। वहां पर धृतराष्ट्र को क्रिटिसाइज किया गया था बाय द पीपल ओनली, अगर वो दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे तो यहाँ पर लोगों की से दिख रही है हमें, लोगों का से है, पीपल का रोल है। तो ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी एक इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में नजर आ रही है। दूसरा बात, अगर हम अपने बुद्धिज्म को देखें, उसमें बुद्धिस्ट संघ थे। वो क्या बताना चाहता है? संघ में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे। मतलब हमने डेमोक्रेसी को कभी भी एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं शो किया है, लेकिन हमने डेमोक्रेसी को एज अ ट्रेडिशन, एज एन इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे अंदर वो हमेशा ही रहा है। यहाँ पर इसको कहने का ये मतलब है। और अगर देखें जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा कि हम डेमोक्रेसी में क्यों आए, या हम डेमोक्रेसी में आज भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, या फिर हम डेमोक्रेसी में हम कैसे खुद को सुटेबल रख पा रहे हैं, या हम इतने स्टेबल क्यों हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब की बात देखो, तो वहां पर हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास बहुत ऐसे चांसेस थे कि हम वापस एक ऑथोरिटेरियन रेजिम बन सकते थे, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ट्रस्ट किया कि डेमोक्रेसी पर, कि ये सिस्टम हमारे यहाँ सुटेबल है। उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी डेमोक्रेसी, इसीलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई। पहला इंस्टेंस तो ये है। दूसरा, हमारे मास मूवमेंट की लेगेसी को अगर समझो, मास मूवमेंट जितने भी हुए, नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए, वहां पर लोग इन्वॉल्व थे। लोगों के अपने हक समझ आने लगे, उनको अपनी राइट समझ आने लगी। यहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी को अपने अंदर समझने लगे कि ये क्या है। इवन ब्रिटिशर्स का भी एक रोल है इसमें, कि उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशन बनाया हमारे यहाँ। हमारे अंदर डेमोक्रेसी थी, वो अलग बात है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन, कि वहां पर पार्लियामेंट होगा, लॉ मेकिंग बॉडी होगी, तो ये हमें करके दिया ब्रिटिश ने। तो हम जीने लग चुके थे पहले से ही, आजाद होने से पहले ही इस सिस्टम में। मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन भी हम इसको समझ पा रहे थे, तो हम यहाँ पर बहुत कंपैटिबल थे इस बात के लिए। इवन अगर देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो भी हैं, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर ही तो बेस्ड हैं सारे के सारे। हमारी ट्रेडिशन तो शुरू से डेमोक्रेटिक रही ही थी। इवन हमारा साइज देख लो कंट्री की, हमारी डाइवर्सिटी देख लो, यहाँ पर डेमोक्रेसी से बेहतर सिस्टम कोई सुटेबल है भी नहीं। और तो और हमारी जो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर हम इसे सेपरेट रखते हैं। जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज अ टूल मानती है, अपने आप को एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी की टूल समझती है। खुद में वो कोई अलग से नहीं समझती है कि हम कुछ ऐसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अबाइड करती है। तो हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें, बहुत सारे देश में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कभी वहां पर मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी, तो ऐसी चीजें होती है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं, क्योंकि हमने हर चीज को क्लियरली डिफाइन करके रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तक भी। तो हमारी रूट्स बहुत मजबूत है, हमारे ट्रेडिशंस बहुत मजबूत है। हम हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू में डेमोक्रेसी रहा है, इसीलिए आज हम इस तरीके से रह पा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है। अब यहाँ तो चलो ठीक है, हम इंडिया में समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं, बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों फेल कर गई। अब जैसे पाकिस्तान को देखोगे, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो हमसे टूट के बना है, इंडिया से टूट के बना है पाकिस्तान। तो उसकी क्या है, कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसका कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि देखो, समझना होगा इस बात को समझने के लिए कि उसकी ट्रेडिशन में क्या नहीं है, जो हम ऐसा बोल रहे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं रह सकती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है जिसके अंदर रूल्स रहते हैं। हम ट्रेडिशन से अगर डेमोक्रेटिक हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की आदत है, मतलब हम रूल्स को मानते हैं। हमारे अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और तभी डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर उन लोगों के हाथ में दो जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। मतलब एक होता है कि जबरदस्ती मनवाओ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है तुम्हारी कहीं होती है तो वहां पर इन्फोर्स किया जाता है, और इन्फोर्स करते करते वो हमारी एक बार को आदत बन जाती है। और हमारे अंदर वो आदत शुरू से था कि हम चीजों को माने, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सुटेबल थी। कहने का क्या मतलब है, फरीद जकारिया की एक अपनी बुक है फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, इसमें वो यही बताना चाहते हैं कि हर एक कंट्री की अपनी एक डीएनए होती है, एक अपनी ट्रेडिशन होती है। तो जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहां पर डेमोक्रेसी ज्यादा सुटेबल है। तो वो यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड प्रिसीड डेमोक्रेसी। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो डेमोक्रेसी है वो तब लाओ कहीं पर जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कितने ऐसे देश हैं जिनका 6-7 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करने की आदत होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ओबीडियंस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी लाना सुटेबल है। क्योंकि तब डेमोक्रेसी की जो एसेंस है वो रह पाएगी। अब यहाँ पर देखो कि डेमोक्रेसी की हमने बहुत सारी बातें तो समझी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो देखो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को भी समझोगे तब यहाँ से प्रॉब्लम समझ में आएगी। डेमोक्रेसी क्या है, इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यहाँ पर बाय द पीपल पे फोकस करने वाली बात है कि बाय द पीपल होने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल के द्वारा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, अब कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कि इलेक्ट, जो कि सरकार सत्ता में तो आ गई लेकिन अब वो तुम्हारे लिए कुछ करेगी ही नहीं। तो ये हो गया रूलर्स अपैथी। लेकिन एक दूसरी तरफ देखो, क्योंकि वो बाय द पीपल है तो वो ऐसा करेगी कि वो लोगों को सब कुछ फ्री 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 बांट रही है, दैट इज फ्री बीज। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉपुलिज्म। यहाँ पर फ्री बीज का फॉर्मूला यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पर क्या करने की कोशिश होती है कि यहाँ पर तुम्हें फ्री चीजों की आदत लगाई जाती है। इससे क्या होगा, हम तो ह्यूमन है, हमारी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकती है। मतलब एक गवर्नमेंट है वो हमें फ्री की चीजें बांटेगी तो हम क्या करेंगे, हम तो अगली बार उसको ही सपोर्ट करेंगे कि हमें तो कुछ करने को नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि एट द एंड यहाँ पर वो चीज आएगी दैट इज कॉल्ड एज हमारी आदत। उसके कारण क्या होगा, वो गवर्नमेंट लूप में, क्योंकि हम उसे ही दोबारा इलेक्ट करेंगे, वो फिर से सरकार पावर में आएगी और फिर वो वही काम करेगी। और अगली बार कोई और भी गवर्नमेंट आती है तो वो भी यही फॉर्मूला को लगाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो होगा जो आज है श्रीलंका का हाल। इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, खाने तक को पैसे नहीं रह जाएंगे, ये मुसीबत आ जाएगी। तो डेमोक्रेसी का रोल क्या है कि वो सिटीजन सेंट्रिक रहे, लोगों का वेलफेयर करे। लेकिन फर्क होता है एक बच्चे से प्यार करना और उसे लाड में बिगाड़ना। वही डिफरेंस है पॉपुलिज्म और पीपल सेंट्रिज्म, सिटीजन सेंट्रिज्म में। हमें सिटीजन सेंट्रिक रहना है, हमें उनको ये नहीं करना है कि हम पॉपुलिज्म की तरफ चले गए। पॉपुलिज्म या रूलर्स अपैथी डेमोक्रेसी नहीं है। यही बात क्रिस्टोफर जेफरलट और बाबा साहेब आम्बेडकर भी यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये बहुत हाई चांसेस होते हैं कि डेमोक्रेसी पॉपुलिज्म बन जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीके का, ये क्या है, एक तरीके से तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को लूप में लाने की कोशिश कर रहे हो और तुम सिस्टम को बर्बादी कर रहे हो, डिटोरिएट हो जाएगा इससे सब कुछ। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि डेमोक्रेसी में सरकार वो बनती है जो मेजोरिटी में, जो उनको मेजोरिटी सेलेक्ट करती है, उसे बोलते हैं मेजोरिटी रूल। लेकिन यहाँ पर जो सरकार के पॉलिसीज होंगे, डिसीजन मेकिंग है, लॉ मेकिंग होंगे, वो सारे कुछ हर एक के लिए होंगे, इवन माइनॉरिटीज के लिए भी होंगे, उनके भले के लिए भी होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी होती है, जिनके द्वारा सरकार बनती है, फिर सरकार उनके लिए ही काम करती है, माइनॉरिटी पे कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार मेजोरिटी रूल में यहाँ पर फॉलो करती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, यहाँ पर समझती है कि लॉ इज द सुप्रीम, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, लेक्स रेक्स। लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म में ये सब नहीं होता है। मेजोरिटेरियनिज्म
डेमोक्रेसी तब बन जाती है जब वहां पर सरकार किसी एक मेजोरिटी ग्रुप को फेवर करे, माइनॉरिटी पे ध्यान ना दे, उनका भला हो ना तो वो ना सोचे। ये क्या बन गया, डिक्टेटरशिप है एक तरीके का बाय नंबर्स। क्योंकि वो सरकार बनेगी ही बनेगी, लेकिन ये एक तरीके का डिक्टेटरशिप ही है क्योंकि उन माइनॉरिटी का तो भला हो नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। अब बात यह है कि तो सॉल्यूशन क्या है इन सब चीजों का। सॉल्यूशन ये है कि हम इंसान पे भरोसा ना करें, क्योंकि इंसान पे अगर भरोसा करेंगे तो इंसान का इंटरेस्ट होता है वेस्टेड। यहाँ पर अगर चर्चिल की बात को समझो तो चर्चिल यही कहते हैं कि द बेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज अ 5 मिनट कन्वर्सेशन विद एन एवरेज वोटर। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि एक एवरेज वोटर को तुम बात करोगे अगर उससे, तुम्हें पता लगेगा उसे कुछ नहीं पता है कि किस सरकार को चुनना है, ना उसने कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा है, ना उस सरकार के बारे में पढ़ा है, ना उसकी पुरानी पॉलिसीज के बारे में समझा है, कुछ भी नहीं। बस जिधर हवा आई उसने वोट कर दिया, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। तो एक आम इंसान को नहीं पता है कि हमें किसे चुनना होता है। इवन अगर कोई पॉपुलिज्म कर रहा है तो तुम तो उसी के फेवर में आओगे, जनरली जो इंसान की साइकोलॉजी अगर उसे समझे तो। लेकिन चर्चिल साथ में ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टिल वी फाइंड समथिंग बेटर देन दिस। मतलब अगर जब तक हमें इससे बेहतर कुछ ना मिले, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये हमारे पास जो बेस्ट है वो यही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल है वो यही है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेबल इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पीपल पे नहीं इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करना होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट की नींव मजबूत रखनी होगी क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस ना हो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का। वो दे पाए व्हाट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू अपने सही तरीके से, जजमेंट वो सही से दे पाए, पार्लियामेंट लॉ सही से बनाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रखे इलेक्शंस का सही तरीके से, कैग जो है ऑडिट रिपोर्ट्स पे सही तरीके से फोकस करे, हर कोई अपना फंक्शन अदा करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमारी इंस्टीट्यूशन मजबूत रहेगी। यहाँ पर इसका ये मतलब है। तो एट द एंड जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो क्या शो करते हैं, दैट इज द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, यहाँ पर ये पता चलता है। तो डेमोक्रेसी का एट द एंड हम डिफाइन करें तो वो क्या है, डेमोक्रेसी है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म जहां पर क्या इंश्योर किया जाता है कि हो पीपल का पार्टिसिपेशन, हो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, वहां पर हो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब जाकर के बनेगी एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये है डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और एट द एंड हम फिर मिलेंगे किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।